जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं अपने एग्जाम के शट में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। आपसे पूछा कि वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति जो होगी इसकी वास्तविक और उल्टा होता है। आकार इसका जो होगा वस्तु के बराबर होगा। तो ध्यान रखना है आपको, अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेबल्स खाद्य श्रृंखला के वह स्तर होते हैं जहां एक जीव दूसरे जीव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पोषी स्तरों का क्रम जो होता है वो होता है पहला पोषी स्तर, जो कि जिसे उत्पादक बोलते हैं, जैसे पौधे, शैवाल, पड़हरित जीव, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। फिर आता दूसरा पोषी स्तर जिसे प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, वह शाकाहारी होते हैं और उत्पादकों को खाते हैं। उसके बाद आता तीसरा पोषी स्तर जिसे द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, जैसे मेढक, सांप, ये मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। चौथा पोषी स्तर जो होता है तृतीय उपभोक्ता होता है, जैसे शेर, बाघ, ये शीर्ष शिकारी होते हैं। तो उत्पादक ही पहले पोषी स्तर पर होते हैं जो भोजन श्रृंखला की नींव रखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोसले ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले ने वर्ष 1913 में किया था। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, तो यह कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके परमाणु भार पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा कि कोयले की विभिन्न किस्मों में किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट्स। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोयले की विभिन्न किस्में उनके कार्बन की प्रतिशत मात्रा और उष्मीय क्षमता के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। एंथ्रासाइट्स को कोयले की सर्वोत्तम किस्म माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलने पर जो है या जलने पर सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। धुआं कम निकलता है, पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर होता है। चलिए आपको कार्बन कोयले किस्म और कार्बन की उसकी मात्रा बताते हैं, उनकी विशेषता। तो पीट कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वह 50 से 60% होती है, सबसे निम्न गुणवत्ता वाला होता है। लिंगानाइट की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% होती है, भूरे रंग का होता है, आर्द्रता अधिक होती है इसमें। बेटुमिनस में बात करें तो इसमें 70 से 80% तक कार्बन पाया जाता है इसमें, जो कि समान उपयोग के लिए। एंथ्रासाइट्स जो होता है ये सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, इसमें जो है 90% कार्बन पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। इसमें लौह की मात्रा लगभग 60 से 70% तक होती है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3 होता है, यानी कि लो ऑक्साइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है,
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य और प्रभावी गैस है क्लोरीन। क्लोरीन द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। क्लोरीन कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है या पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर की मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मस्तिष्क भी प्राथमिक रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन जो है मुख्यतः शरीर निर्माण और ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। विटामिन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने वाले सहघटक होते हैं, ऊर्जा नहीं देते। जल की बात करें तो शरीर की क्रियाओं में सहायक होता है पर ऊर्जा नहीं देता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर कहते हैं। क्रायोमीटर यह वह यंत्र है जिनका उपयोग बहुत कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है या विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रयोगों, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हीलियम आदि के तापमान को मापने में किया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। पायरोमीटर की बात करें तो बहुत अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है जैसे भट्टियों में। और टेकोमीटर की बात करें तो किसी घूमती वस्तु की गति यानी कि आरपीएम मापता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कि अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। हेमेटोपाइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स बनती हैं। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। बाकी ऑप्शन में दिया हीमोफीलिया, तो एक आनुवंशिक बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ल्यूकेमिया की बात में जो ऑप्शन में दिया रक्त का कैंसर है जिसमें असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोस्फीयर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जहां तापमान सबसे अधिक होता है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। क्यों यह सबसे गर्म होता है? तो इस परत में सूर्य से आने वाली अत्यधिक ऊर्जावान अल्ट्रावायलेट और एक्सरे किरणें वायुमंडलीय अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। उसके कारण अणु अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? आपसे पूछा कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की पूरी संरचना जो है कोर, मेंटल और क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। इसका रासायनिक प्रतीक है Fe इसका रासायनिक प्रतीक होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 26 है। लोहा मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में भारी मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का कोर लगभग 85% लोहा से बना होता है। यदि हम केवल पृथ्वी की पपड़ी की बात करें तो वहां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की बात करें तो उसका रासायनिक प्रतीक है Ai, परमाणु क्रमांक है 13, लेकिन पूरी पृथ्वी के स्तर पर सबसे अधिक लोहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे। अन्य विकल्पों
की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माने जाते हैं और थियोफेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ साझा रूप में दिया गया था। इनके रिसर्च का जो विषय था वो तो जेनेटिक कोड की व्याख्या और यह समझना कि डीएनए से आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया। आपसे पूछा कि आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर से लिया। आर्यच फैक्टर के बारे में अगर आपको बताएं तो आर्यच कारक एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त की लाल रंग कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह कारक पहली बार रीसस बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम आर्यच फैक्टर रखा गया। आरएच फैक्टर और उसके ब्लड ग्रुपों की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति में या रक्त में यह प्रोटीन मौजूद है तो उसका रक्त समूह आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। यदि यह प्रोटीन अनुपस्थित है तो रक्त समूह आरएच नेगेटिव कहलाता है। आरएच फैक्टर का परीक्षण रक्तदान, गर्भावस्था और सर्जरी से पहले आवश्यकता होती है। यदि आरएच नेगेटिव महिला के गर्भ में आरएच पॉजिटिव भ्रूण होता है तो विशेष चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। आपसे पूछा कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। कॉर्निया इस प्रश्न का राइट आंसर हो। नेत्रदान यानी कि आई डोनेशन में नेत्र के केवल कॉर्निया भाग को ही उपयोग में लिया जाता है। कॉर्निया आंख का पारदर्शी बाहरी भाग होता है जो आंख की रोशनी को केंद्रित करने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति की कॉर्निया में खराबी जैसे कि धुंधलापन आ जाता है तो यह अंधत्व का कारण बन सकती है। नेत्रदान द्वारा प्राप्त स्वस्थ कॉर्निया को प्रत्यारोपण करके दृष्टिहीन को दृष्टि वापस दिलाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है या छोटी आंत में सक्रिय होता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम है जो पेट में काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए विकल्पों को भी समझ लेते हैं। एमाइलेज स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ता है। लाइपेज वसा को तोड़ता है। माल्टेज की बात करें तो माल्टोज जो है ग्लूकोज में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में साहित्य रचनाओं का संग्रह या एक जीव विज्ञान शब्द नहीं है। बाकी आर्थ्रोपोडोलॉजी में आर्थ्रोपोडस जैसे कि कीट, मकड़ी, झींगा और आदि सभी का समान अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वायु के भार के कारण होता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर यानी कि ऊंचाई बढ़ते हैं वायुमंडल की घनता और वायु का भार कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप वायु दाब घटता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अम्ल से नींबू का स्वाद खट्टा होता है। आपसे पूछे किस अम्ल से नींबू का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का खट्टा स्वाद मुख्यतः साइट्रिक अम्ल के कारण होता है।
साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C6H8O7 साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। यह एक प्राकृतिक फल अम्ल है जो खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज 1909 में की थी। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 है तो वह घोल तटस्थ होगा। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह जो अम्ल होगा, वह जो होगा घोल वह क्षारीय होगा। तो पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो तटस्थ, और अगर पीएच मान जो है 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।